नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है अर्थ विकास की दिशाएं, जो कि अधिकतर संस्कृत संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं और कितने प्रकार का है यह भी पूछ लिया जाता है, या फिर कितनी दिशाएं मानी गई हैं यह भी पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अर्थ विकास की दिशाएं, जो अर्थ विकास की दिशाएं हैं वह कितनी मानी गई हैं? 3 मानी गई हैं। याद रखिएगा, अर्थ विकास की दिशाएं 3 मानी गई हैं। हम ध्यान देते हैं कि अर्थ विकास की दिशाओं से क्या तात्पर्य है। देखिए, अर्थ विकास आप कह सकते हैं अर्थ परिवर्तन। बात एक ही है कि जो अर्थ है उसके परिवर्तन होने में क्या दिशा रही। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या क्या कारण होते हैं अर्थ विकास के या फिर अर्थ परिवर्तन के। अब हम देख रहे हैं कि अर्थ विकास की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जो अर्थ विकास की दिशाएं हैं वो फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल ने कितनी मानी है? 3 मानी है। उनके अनुसार क्या है कि जो अर्थ विकास है वो 3 दिशाओं में होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा माना जाने वाला है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन के अनुसार अर्थ विकास की 3 दिशाएं हैं? फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं वो 3 दिशाएं कौन सी हैं। जो सबसे पहले आता है वो है अर्थ विस्तार। यहाँ ये गलत है, आप अर्थ विकास भी कह सकते हैं, परंतु अर्थ विस्तार ज़्यादा बेटर रहेगा। अर्थ विस्तार से क्या तात्पर्य है? जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, विस्तार हो जाना। जैसे कि एक छोटा सा अर्थ है हमारे पास या बड़ा भी कोई अर्थ है, परंतु वह पहले क्या है, किसी एक शब्द के लिए प्रयुक्त होता था और बाद में क्या होने लगा, वह एक से अधिक अर्थ के लिए वह शब्द प्रयोग होने लगा हो। तो ये क्या है कि अर्थ का क्या हो गया है, विस्तार हो गया है, वह बढ़ गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा अर्थ संकोच। संकोच से हमें समझ में आ गया है कि जो अर्थ इतना बड़ा था, मतलब कोई शब्द था, वह बहुत सारे अर्थ को अपने साथ लेकर के चलता था, परंतु अब वह क्या है, सिर्फ किसी एक या 2 के लिए ही प्रयोग होने लगा हो। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अर्थ संकोच। फिर आता है अर्थादेश। अर्थादेश में होता है पहले कोई शब्द अलग हो और बाद में क्या हो जाए। अर्थादेश से क्या समझते हैं आप? मतलब क्या हुआ, उसमें पहले वह अलग प्रतीत होता था और बाद में क्या हुआ, उस अर्थ से हटकर वह किसी अलग ही अर्थ को कहने लगता है। मतलब पहले अगर वह अच्छा कहता था तो बाद में वो उससे बिल्कुल विपरीत होकर के कुछ और ही कहने लगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। जैसा कि उपयुक्त संज्ञाओं से प्रकट होता है, हमने ध्यान दे लिया है कि अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ की ये दिशाएं उनके क्षेत्र को लक्ष्य में रखकर निश्चित की गई हैं। अर्थात इनसे यह ज्ञात होता है कि कभी कोई अर्थ कम पदार्थों की अपेक्षा अधिक पदार्थों एक से अधिक का द्योतक होने लगता है। जैसा कि हमने सबसे पहले कहा है कि अर्थ विस्तार होने लगा। पहले कम पदार्थ थे, परंतु बाद में क्या हुआ, एक से अधिक क्या हो गया है, अर्थ का वह द्योतक हो गया हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ विस्तार। फिर क्या है, कभी कभी इसके विपरीत, मतलब जो हमारा था अर्थ विस्तार में क्या हुआ, एक के बजाय क्या था, अनेक के बजाय एक के लिए हो गया। अब इसके विपरीत अर्थात अनेक के बजाय क्या हो गया, एक के लिए। इसके विपरीत पहले की अपेक्षा उससे कम पदार्थों, अनेक से एक की प्रतीति कराने लगता है। ये क्या है, जब वो अनेक से एक हो जाए तो अर्थ संकोच हो गया है। अर्थात बड़ा अर्थ क्या हो गया, संकोच, मतलब छोटा रह गया है, वह छोटा सा हो गया है। फिर आता है, और क्या होता है, कभी प्रचलित या प्रसिद्ध अर्थ के स्थान पर सर्वथा भिन्न अर्थ को कहने लगता है। मतलब पहले जो वह कहता था उससे बिल्कुल अलग किसी नए अर्थ को ही वह कहने लगता है, अपने से विपरीत। ठीक है, इस आधार के अतिरिक्त अर्थ विकास की दिशाओं का एक अन्य आधार, कौन सा आधार, गुण भी है। अभी जो हमने बात करी वो क्या थी, क्षेत्र को लक्ष्य में रख करके जो निश्चित की गई है वह 3 दिशाएं हो गई। अब एक और आधार मिल गया है, वो क्या है, गुण। गुण को ध्यान में रखकर क्या है, जो दिशाएं हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी है, एक है हमारी अर्थोत्कर्ष
और दूसरी है अर्थापकर्ष। अर्थोत्कर्ष और दूसरी अर्थापकर्ष। ये क्या है? वैसे तो सिर्फ 3 ही मानी जाती है मेन, परंतु ये 2 और जुड़ करके कुल मिलाकर के 5 हो गई हैं। क्या? अर्थ की दिशाएं, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थोत्कर्ष से मतलब क्या है? देखिए, अर्थोत्कर्ष का मतलब है अर्थ और उत्कर्ष। उत्कर्ष हो जाए, पहले कोई अर्थ हो और उसके अर्थ में क्या हो जाए? उत्कर्ष हो जाए, वह और ज़्यादा अच्छा बन जाए या फिर और ज़्यादा अच्छे अर्थ को कहने लगे, तो वह कहलाता है अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। जैसे अर्थ उसका बहुत सुंदर था, परंतु बाद में क्या हो गया? वह अपकर्ष में बदल गया है, नीचे हो गया है, तो ये अर्थापकर्ष कहलाता है। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यद्यपि अर्थोपदेश नाम से एक अन्य दिशा का भी उल्लेख किया है, किंतु उनका अंतर्भाव अर्थापकर्ष में ही हो जाता है, अतः उससे पृथक रूप से मानना व्यर्थ है। अर्थात जो श्याम सुंदर दास ने एक और कहा है, उसे मानना व्यर्थ है। अर्थ विकास की उपयुक्त 5 दिशाओं में से कुछ लोग केवल ब्रिल महोदय वाली 3 दिशाओं को ही मानने के पक्षपाती हैं। अर्थात अधिकतर क्या है कि अधिकतर जो ब्रिल महोदय हैं, उन्हीं की जो 3 दिशाएं हैं उन्हें ही मानते हैं, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष को नहीं मानते हैं। अब हम इन पर क्या है विस्तृत चर्चा करते हैं कि अर्थ विस्तार से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अर्थ विस्तार से अभिप्राय है किसी अर्थ विशेष के क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाना या फिर विस्तृत हो जाना। जब पहले किसी शब्द के अर्थ का क्षेत्र सीमित हो और बाद में उसकी सीमा का विस्तार हो जाए, तो उसे अर्थ विस्तार की दिशा माना जाएगा। जैसे कि प्रवीण, कुशल, ये क्या है? इसके सर्वप्रसिद्ध उदाहरण हैं। और जैसे कि तेल, ये अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, कुशल शब्द है। कुशल शब्द पहले सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो कुशाओं को लेकर आता था, क्योंकि कुशाएं क्या थी? बहुत ज़्यादा पैनी होती थी, तो जो उनको लेकर आता था अपने गुरुकुल में, उसे क्या कहते थे? कुशल कहते थे। परंतु आज कुशल शब्द के कितने सारे अर्थ हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी जिस क्षेत्र में अच्छा होगा उसे हम क्या कहते हैं? कुशल है। कार्य में जिसमें भी कोई भी अच्छा है तो हम उसे कुशल कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कुशल का अर्थ पहले केवल था कुशल आने वाला, ठीक है, और अब क्या हो गया है? अब ये बहुत बड़ा हो गया है, राइट। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ? अर्थ विस्तार हुआ। प्रवीण को देखते हैं। यदि प्रवीण उदाहरण की बात की जाए, देखिए, प्रवीण शब्द का अर्थ पहले प्रकृष्टौ वीणायाम, अर्थात वीणा वादन में बड़ा चढ़ा था। बाद में किसी भी कार्य में आगे रहने वाले को क्या कहने लगे? प्रवीण कहा जाने लगा। इस प्रकार केवल वीणा वादन कौशल से बढ़कर इसके अर्थ का क्षेत्र विस्तार हो गया। पहले जो वीणा वादन में कुशल होता था उसे प्रवीण कहते थे। वीण से मतलब हो गया वीणा, और प्र अर्थात बहुत ज़्यादा जो उसमें कुशल है, किसमें? वीणा वादन में जो कुशल है वह प्रवीण कहलाता था। परंतु आज क्या है? किसी भी कार्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे है उसे प्रवीण कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? अर्थ का क्षेत्र विस्तार हुआ और अन्य सभी प्रकार के कौशल तक हो गया है। समझ गए हैं आप? तो इस तरह हमें पता चलता है क्या कि प्रवीण शब्द जिसका पहले अर्थ केवल वीणा वादन कौशल के लिए प्रसिद्ध था, वह क्या हुआ? उसके अर्थ में विस्तार हुआ और उसका क्षेत्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? अर्थ विस्तार। ये क्या हुई? एक दिशा है किसकी? अर्थ परिवर्तन की। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं जो कि हम आपको अभी बता चुके हैं। कुशल। कुशल शब्द अर्थ विस्तार का दूसरा उदाहरण है। पहले केवल कुशाओं को लाने वाला कुशल कहलाता था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक वातावरण में गुरुकुलों में रहने वाले गुरु शिष्यों के जीवन में कुशा का बड़ा महत्व था। कुशा वो घास होती है एक प्रकार की, थोड़ी नुकीली होती है उसकी,
कि जो ऊपर की नोक होती है वो बहुत नुकीली होती है, इसीलिए वो कार्य क्या था, बहुत कठिन था। संभवतः प्रतिदिन और अधिक मात्रा में कुशा की आवश्यकता होती थी। आसन, कुटीर, अग्नि आदि के लिए वह आवश्यक रहा होगा। प्रतिदिन और अधिक मात्रा में बिना हाथ पैर छिदाए, छिदाए मतलब वो क्या है, नुकीली है तो हाथ पैर क्या हो जाएंगे, उससे छिल जाएंगे जब हम उसे लेने जाएंगे। बिना छिदाए कुशा लाने वाले को इसीलिए कुशल कहा जाने लगा होगा। आजकल जीवन में कुशा का कोई महत्व नहीं है। क्या है, कुशा कोई महत्व नहीं रखती है। वो जो घास है उससे कोई संबंध नहीं है, कोई कुशा नहीं लाता। फिर भी किसी भी कार्य को दक्षता पूर्वक करने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अर्थ विस्तार हुआ। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सिर्फ उदाहरण को देख लीजिए, जैसे कि गोष्ठ, गवेषणा और तेल जैसे कि पहले सिर्फ क्या था, आज कितने सारे प्रकार के तेल हैं, जबकि पहले तिलों के द्रव्य को ही तेल कहते थे। अब सरसों, अलसी, नारियल आदि सभी, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, इन सब के लिए तेल शब्द में का प्रयोग होता है। और तेल में भी क्या है, ये अर्थ विस्तार हुआ। यदि परीक्षा में आ जाए तेल क्या है, अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, अर्थादेश है, अर्थोत्कृष है। क्या है, अर्थ विस्तार इसका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अब आता है अर्थ संकोच। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अर्थ संकोच क्या है, अर्थ विस्तार के बिल्कुल विपरीत है। जहां अर्थ का क्षेत्र पहले की अपेक्षा संकुचित हो जाता है, वहां अर्थ संकोच होता है। जब पहले शब्द सामान्य अर्थ को कहता है, उसमें बहुत से अर्थ समाहित होते हैं, किंतु बाद में शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ में ही संकुचित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम अर्थ संकोच कहते हैं। उदाहरण के लिए मृग, सर्प, ये इसके क्या है, उदाहरण हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपको यही मिलेंगे, जो क्या है, मृग है, सर्प है, और भी बहुत है, नीचे देखेंगे हम भी। प्राचीन संस्कृत में मृग का अर्थ था सामान्य रूप से सभी जंगली पशु, चाहे वह खरगोश हो, हिरण हो, गीदड़ हो, हाथी, सिंह, सबके लिए मृग का प्रयोग होता था। परंतु आज हम जानते हैं मृग का प्रयोग किसके लिए होता है, केवल हिरण के लिए होता है। जंगली पशुओं में श्रेष्ठ होने से सिंह मृगेंद्र कहलाता था। मृगराज, मृगपति भी उसे ही कहते थे। हाथी हस्तिन मृग कहा जाता था। जंगली जीवों के शिकार को मृगया कहा जाता था। बाद में केवल हरिण के अर्थ में ही मृग शब्द संकुचित हो गया है, अनेक से हटकर एक पर आ गया है। चलिए अगले उदाहरण पर ध्यान देते हैं। इस तरह हमें क्या पता चला है कि जो मृग है, यदि मृग आ जाए तो किसके लिए है, वो किसका उदाहरण है, अर्थ संकोच का उदाहरण। ज़रूर याद रखिएगा, भले ही आप यह भूल जाएं कि मृग शब्द का पहले क्या क्या प्रयोग होता था और अब क्या है। अभी तो हमें सभी पता है, सर्प सांप के लिए है, पहले सभी रेंगने वाले जितने भी जंतु थे उन सब के लिए क्या था, सर्प था, परंतु आज हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सांप के लिए सर्प है। अगला उदाहरण हमारा क्या है, सर्प है। देखिए, सर्प धातु से निष्पन्न सर्प शब्द पहले सभी रेंगने वालों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब केवल एक ही विषैले रेंगने वाले कीड़े सांप के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, अर्थ संकोच। संकोच मतलब सिकुड़ गया है, एक सीमित जगह रह गया है, वो केवल एक के लिए होने लगा है। वृक्क की बात करें अर्थात फाड़ने वाला। कोई भी पशु या मनुष्य अपनी फाड़ने वाली प्रवृत्ति के कारण प्राचीन काल में वृक्क कहा जाता था, ठीक है, किंतु बाद में यह शब्द केवल भेड़िए अर्थ में ही संकुचित हो गया है। वृक्क किसे कहते हैं, हम भेड़िए को कहते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, अर्थ संकोच हुआ है। ये सभी उदाहरण हम ऊपर से देख लेते हैं। आप याद रखिएगा, वृषभ, आदित्य, दुहित, पर्वत। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और डीपली, जैसे कि एमए के एग्जाम दे रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम अर्थादेश की। देखिए, अर्थादेश से क्या तात्पर्य है, जब कोई शब्द अपने पहले से प्रचलित अर्थ को छोड़कर सर्वथा नवीन अर्थ की प्रतीति कराने लगता है, तब
अर्थादेश होता है। समझ रहे हैं आप? अर्थ विस्तार में अर्थ का क्षेत्र बढ़ जाता है, अर्थ संकोच में अर्थ का क्षेत्र घट जाता है, किंतु अर्थादेश में अर्थ का क्षेत्र बदल जाता है। अर्थादेश में क्या है? अर्थ का क्षेत्र बदल जाता है। यहाँ पर क्या था? जो अर्थ विस्तार है उसमें अर्थ का क्षेत्र बढ़ गया, अर्थ संकोच में घट गया, परंतु अर्थादेश में अर्थ का क्षेत्र बदल जाता है। ठीक है? शब्द पहले अर्थ के स्थान पर नए अर्थ को कहने लगता है। उदाहरण के लिए असुर। असुर शब्द जो है वो ऋग्वेद में जो देवता के लिए प्रयुक्त होता था, असुर शब्द, परंतु आज हम सभी जानते हैं असुर किसके लिए कहते हैं हम? असुर मतलब राक्षस। कितना परिवर्तित हो गया है, राइट? शब्द का अर्थ ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में देवता है, किंतु बाद में यह देवता के स्थान पर राक्षस अर्थ का द्योतक हो गया। आजकल असुर से राक्षस अर्थ ही लिया जाता है। यदि कोई कहेगा असुर प्रवृत्ति का है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इसके कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति देवता प्रवृत्ति का है, बल्कि हम सोचेंगे क्या? राक्षस प्रवृत्ति का है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या उदाहरण है? और है उष्ट, मौन, धूर्त, सत, असत। ये सभी क्या है? किस चीज के उदाहरण है? अर्थादेश के। मौन शब्द का पहले अर्थ था मुनि संबंधी आचरण, किंतु बाद में यह केवल चुप रहने की दशा के लिए ही व्यवहृत होने लगा है। आज मौन का मतलब है मौन कह दिया जाए, मतलब चुप रहना है हमें। पहले मुनि संबंधी आचरण के लिए मौन शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर और कोई उदाहरण नहीं छूटा है। चलिए, फिर आता है अर्थोत्कर्ष। अर्थोत्कर्ष क्या है? अर्थोत्कर्ष जैसे कि हम आपको पहले कह चुके हैं कि अर्थ का उत्कर्ष होगा। वो क्या करेगा? अपनी और उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। जब पहले कोई शब्द किसी बुरे या अपकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु बाद में वह अच्छे उत्कृष्ट अर्थ को कहने लगता है, तब अर्थ का विकास अर्थोत्कर्ष की दिशा में हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? साहस। देखिए, इस शब्द का अर्थ अर्थोत्कर्ष का बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्कृत में पहले साहस शब्द का मतलब होता था लूट, डाका, हत्या, पर स्त्री गमन। ये सब क्या थे? साहस के अर्थ थे। परंतु आज साहस का मतलब क्या है? हिम्मत के कार्य को कहते हैं हम साहसी। जिसकी जो हिम्मत का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी व्यक्ति। बाद में संस्कृत में ही साहस शब्द जीवट या हिम्मत के अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, अगले उदाहरण पर ध्यान देते हैं। और क्या क्या है? अब पुराना अर्थ सभी भूल गए हैं, परिणामतः सभी साहसी बनने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार साहस शब्द लूट, डाका, हत्या आदि के स्थान पर हिम्मत अथवा हृदय की दृढ़ता अर्थ को देने लगा है। ठीक है, संक्षेप में इसके अर्थ का उत्कर्ष हो गया है। अगला देखिए, अगर हम देखें तो मुग्ध, ये भी क्या है? अच्छा उदाहरण है। इसका क्या है? मूर्ख के अर्थ में प्रचलित था पहले, परंतु अब क्या है? मुग्ध का अर्थ है सौंदर्य के क्षेत्र में। जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं मुग्ध, ये प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ है? अर्थ में उत्कर्ष हुआ है। दोनों ही ओर, साहस में भी और मुग्ध शब्द में भी क्या हुआ है? अर्थोत्कर्ष हुआ है, अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। और उदाहरण क्या है? करपट है, ये ध्यान रखिएगा उदाहरण, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अर्थापकर्ष। अपकर्ष मतलब क्या है? एक अच्छा अर्थ पहले था परंतु वह क्या हो गया है? अब बुरे अर्थ में हो गया है, उसको क्या है? अपकृष्ट हो गया है। ठीक है, जैसे कि हम अभी बात करके आए हैं हम असुर, यह इसका अच्छा उदाहरण है। असुर का अर्थ पहले क्या था? देवता, परंतु आज क्या है? आज राक्षस के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है? अर्थापकर्ष हुआ है। देखिए, अर्थोत्कर्ष के विपरीत अर्थ विकास की दशा को अर्थापकर्ष कहते हैं।
क्या कहा है कि जो अर्थोत्कर्ष के विपरीत होगी अर्थ विकास की दशा, वह क्या कहलाएगी? अर्थापकर्ष कहते हैं। जब पहले कोई शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है किंतु बाद में वह बुरे अपकृष्ट को कहने लगता है, तब उसके अर्थ का अपकर्ष हो जाता है। उदाहरण के लिए असुर, इसका क्या है सबसे अच्छा उदाहरण जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभियुक्त, ध्यान रखिएगा, पहले संस्कृत में अभियुक्त शब्द का अर्थ था प्रामाणिक पुरुष, किंतु आजकल अपराधी को अभियुक्त कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? अर्थ का अपकर्ष हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। आज हमने किया है अर्थ विकास की दिशाएं, जो कितनी थी? 3 थी। किन के अनुसार थी? फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल के अनुसार, राइट। कौन कौन सी थी? अर्थ विकास, अर्थ विस्तार कहते हैं जिसे हम, अर्थ संकोच और अर्थादेश। जिसके अतिरिक्त 2 और मानी जाती हैं, वो 2 कौन सी है? अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। आज आपको जिस सवाल का जवाब देना है वह है तेल एवं मृग किस अर्थ परिवर्तन की दिशा का उदाहरण है? पहले आप तेल का बताइएगा और फिर आप बताइएगा कि मृग कौन से अर्थ परिवर्तन की दिशा जो होती है उसका उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में भी आई होगी। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।